नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। वो शो जो आपके मुद्दे को, आपके सरोकार को, आपकी चिंताओं को देश के उन नेताओं तक ले जाने का कोशिश करता है जो नेता कहते हैं कि वो देश को चलाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। आज भी मामला कहीं कन्हैया से जुड़ा हुआ, वो कन्हैया जो 3 हफ्ते पहले तक इस देश के बहुत से लोग कन्हैया कुमार को जानते नहीं थे, लेकिन आज कन्हैया 21 दिन जेल में रह के आने के बाद इस देश में आने वाले नेता के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। कन्हैया जब जेल में था तब भी सुर्खियों में था, कन्हैया आज बेल के बाद जेल से बाहर है तब भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। और बाहर आने के बाद कन्हैया ने अपनी विचारधारा की लड़ाई को और तेज किया है और अब वो सीधे तौर पर एबीवीपी, आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा पर लगातार चोट पर चोट करने की कोशिश कर रहा है। गुरुवार की शाम वो जब जेएनयू पहुंचा तिहाड़ से छूटकर, तब भी उसने लगातार अपने विचारों के जरिए संघ पर सीधा हमला बोला। वही संघ जिसको हराकर वो जेएनयू एसयू में अपने एबीवीपी के उम्मीदवार को हराकर अध्यक्ष बना। अब कन्हैया के निशाने पर एबीवीपी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी है, सीधे प्रधानमंत्री मोदी है। वो उनके खिलाफ तल्ख शब्दों में, तल्ख तरीके से कड़े हमले लगातार कर रहा है। मोदी के आलोचक, मोदी के विरोधी कन्हैया में अपना एक नया हीरो ढूंढ रहे हैं। बहुत सी बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता कन्हैया को एक बड़े नेता के तौर पर अभी से प्रोजेक्ट करने में लग गए हैं। सवाल उठना यह शुरू हो गया है कि कन्हैया राजनीति में कब आएगा। हालांकि सीपीएम के महासचिव प्रकाश करात ने इशारा कर दिया कि कन्हैया पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रचार कर सकता है। जाहिर है अब ऐसे में सवाल ये भी उठेगा कि क्या कन्हैया राजनीतिक पार्टियों का एक टूल है, एक मोहरा है? क्या वो मोदी सरकार के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर बीजेपी विरोधी पार्टियों को मिला है? क्या कन्हैया के जरिए मोदी सरकार को घेरने में कामयाब हो पाएगा विपक्ष? अगले 1 घंटे तक हम इस पर करेंगे बड़ी चर्चा। कुछ बड़े मेहमान मेरे साथ होंगे, कुछ छात्र नेता भी हमारे साथ होंगे जेएनयू से जुड़े हुए। लेकिन आगे बढ़े उसके पहले ये अहम रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, किसकी धुन पर नाचे कन्हैया। कहा है सत्यमेव जयते, लेकिन सत्यमेव जयते चूंकि आपका नहीं, इस देश का है, इस संविधान का है। मैं भी कहता हूं सत्यमेव जयते। मुझे कोई संतति नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी से, क्योंकि मेरी अपनी एक विचारधारा है। सबका साथ सबका विकास, वो सारे जुमले आज लोगों के जहन में हैं, लेकिन इस बार का तमाशा इतना बड़ा है कि भूल नहीं पा रहे हैं। जेल से बाहर निकलकर जब जेएनयू पहुंचे कन्हैया तो हीरो की तरह स्वागत हुआ। कन्हैया ने विजेता की तरह भाषण दिया। शुक्रवार को भी कन्हैया ने मीडिया को संबोधित किया और जेल से बाहर आए कन्हैया ने हर तरह से मजा हुआ जवाब दिया। मेरे लिए अफजल गुरु आइकन नहीं है, मेरे लिए आइकन आज के समय में रोहित वेमुला है। और हम कहते हैं कि घर घर में रोहित निकलेगा। तुम कितने रोहित मारोगे, घर घर में रोहित निकलेगा। यही हमारा जवाब। कन्हैया के भाषणों के दौरान सियासी दल के नेता ट्विटर पर भी उसके लिए अपील कर रहे थे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह लोगों से भाषण सुनने की अपील कर रहे थे, तो उन्हीं की पार्टी के संजय झा को कन्हैया में चे गुवेरा नजर आ रहे थे। केजरीवाल कन्हैया की भाषण की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दिन बीतते बीतते कन्हैया के प्रशंसकों की लाइन लंबी हो गई। तो अपना विचार उन्होंने बहुत ही प्रभावी ढंग से रखा और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारी नई पीढ़ी में बहुत क्षमता है। भाषण तो होता है जो दिल से निकल रहा वो आज आवाज है, और ये इस पीढ़ी की जो दिलों का धड़कन है वो कन्हैया के भाषण में निकला। सत्ता के गलियारों में कहा सुना जा रहा है कि कन्हैया को विपक्षी दल सुनहरे मौके की तरह देख रहे हैं। बीजेपी आरोप भी लगाती रही है कि कन्हैया तो असल में बहाना है। असल में विपक्ष कन्हैया के कंधे का इस्तेमाल सरकार के खिलाफ निशाना साधने में कर रही है। वैसे कन्हैया भी कह रहा है कि फिलहाल वो छात्र है, लेकिन जनता की मर्जी होगी तो सियासत भी होगी। छात्र राजनीति के सहारे सत्ता और विपक्ष के बीच चल रही
शय और मात के इस खेल में हम तो पूछेंगे, क्या कन्हैया के बहाने विपक्ष केंद्र के खिलाफ माहौल बनाने में कामयाब हो पाएगा? तो हमारा सवाल एक बार फिर सुनिए, क्योंकि आपके एसएमएस के जवाबों का इस डिबेट के दौरान मुझे लगातार इंतजार रहेगा। हमारा आज का सवाल है कि क्या कन्हैया के बहाने विपक्ष केंद्र के खिलाफ माहौल बनाने में कामयाब हो पाएगा? अगर आपको लगता है हाँ, तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर एन लिखिए। अपनी राय हमको 51818 पर एसएमएस करें, #HTP यानी हम तो पूछेंगे, और # कन्हैया का सियासी राग के जरिए ट्वीट कर भी आप अपने ट्वीट्स और अपने फेसबुक पर संदेश हमारे पेज IBN खबर के पेज पर भेज सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं जो इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिल बलूनी मेरे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता नेता रागिनी नायक हमारे साथ हैं, JDU के नेता राजीव रंजन पटना से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, CPI की राष्ट्रीय सचिव अमरजीत कौर मैम मेरे साथ जुड़ रही हैं, SFI के संयुक्त सचिव मयूख विश्वास मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं, और ABVP की नेता निधि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। साथ ही संघ मामलों के जानकार के तौर पर संजीव उनियाल साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे डिबेट को शुरू कर रहा हूं, और मैं पहले अमरजीत जी आपके पास आना चाहूंगा। आज आपको खुशी है कि आपकी पार्टी ने इस देश को एक नया नेता दे दिया, 22-23 साल का कन्हैया, जो काम सीताराम येचुरी नहीं कर पाए, AB बर्धन नहीं कर पाए, वो अब कन्हैया कुमार करेगा। पहली बात तो ये कि छात्र आंदोलन ने बहुत से नेतृत्व दिए हैं हर पार्टी को। इस वक्त भी केंद्र सरकार के अंदर बहुत से वो हैं जो छात्र आंदोलनों से निकले हुए हैं, बहुत सी राज्य सरकारों में वो हैं जो छात्र आंदोलनों से निकले हैं। मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलन में ही थी, अरुण जेटली भी मेरे कंटेम्परेरी वहां पर थे। तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं है कि छात्र राजनीति जो है उसमें जो छात्र नेतृत्व उभरता है वो अलग अलग विचारधारा होने के नाते अलग अलग पार्टियों के साथ उसका नाता होता है। आप ये मान रही है अमरजीत जी कि कन्हैया JNU में पढ़ने नहीं, नेतागिरी करने आया है? नहीं, मैं देखिए, कन्हैया JNU SU का प्रेसिडेंट बनने से पहले भी कन्हैया स्टूडेंट लीडर था, यूनियन लीडरशिप बिहार में भी करता था, वो वहां पर CPI के कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन करता था। JNU SU का प्रेसिडेंट बनने के बाद अभी बिहार इलेक्शन में वो कैंपेन करके आया था। तो ये कोई नई बात नहीं है कि अब तो ये 100% साबित हो गई बात आपकी बातों से कि कन्हैया राजनीति करता था, करता है और करता रहेगा। मुझे इसीलिए पश्चिम बंगाल में सीताराम येचुरी और प्रकाश करात के बदले कन्हैया कुमार का चेहरा दिखाकर ममता बनर्जी को आप हराएंगी? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, ABVP भी जब जीतती है किन्हीं इलेक्शंस को, उनको बीजेपी की इलेक्शन कैंपेन में उतारा जाता है। ABVP के सवाल में बीजेपी और ABVP से पूछूंगा, लेफ्ट के लोग मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं इसलिए अपनी पार्टी की बात कर रही हूं कि मैं ये कुछ नया नहीं है। अमरजीत जी, कन्हैया कुमार को 22 साल की उम्र में जो स्टूडेंट लीडरशिप इमर्ज होती है, जो काम अमरजीत कौर नहीं कर पाई, जो काम प्रकाश करात नहीं कर पाए, जो काम सीताराम येचुरी नहीं कर पा रहे, वृंदा करात नहीं कर पा रही, वो कन्हैया कुमार सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे रहा है। वो 22 साल का छात्र नेता सीधे मोहन भागवत को चुनौती दे रहा है। वो हमारा बहुत होनहार बच्चा है, PhD कर रहा है, बहुत होनहार बच्चा है। बहुत सारे लोग कैंपस के अंदर 22, 23, 24 साल की उम्र के अंदर राजनीति करते हैं, उसमें आते हैं। कन्हैया PhD का, तो ये जो 9 फरवरी से लेकर आज 4 मार्च हो गई, इसलिए उसके पहले के 10 दिन हो गए, राजनीति में आना है। बीते 1 महीना जो था ये पूरी राजनीति चल रही थी JNU के भीतर। ABVP बनाम JNU नहीं, दरअसल ये लेफ्ट बनाम राइट की लड़ाई थी। नहीं, ये किसने चलाई? देखिए, ये लेफ्ट बनाम राइट की लड़ाई थी। मैं तो ये कहूंगी कन्हैया को ये मौका नहीं, मैं आपसे ये कह रही हूं कि ये मौका किसने दिया?
ये मौका खुद केंद्र सरकार ने दिया। कन्हैया कि तो इन्होंने बदल 5 गया जनवरी है। में पहले लेख निकाला जा अमरजीत रहा जी, था। कन्हैया तो बदल गया है। और कहा कन्हैया 9 फरवरी के बाद जो बोल रहा था वो तो जेल से छूटने के बाद बोल पहले नहीं बात तो रहा। यही है, देश विरोधी नारा कन्हैया नहीं लगाया। देश विरोधी नारा देश विरोधी नारा नहीं लगाया। खड़े होकर के लेफ्ट के लोग देश विरोधी नारे लगाए। देश विरोधी स्लोगन अभी सीधा ये प्रूफ नहीं है, किसी भी जगह प्रूफ नहीं है। ये आपका फैसिस्ट फ्रेंड है, साजिश फ्रेंड, ये आपका फैसिस्ट फ्रेंड है। साजिश तो आप किए हो, साजिश तो आप किए हो। एक विश्वास साहब, नहीं चलिए है। अमरजीत जी, अमरजीत जी, का काम खुद केंद्र की सरकार ने किया। अमरजीत जी, अमरजीत जी, कुछ कहना नहीं। मैं बात हूँ, आप ही की नेता बोल रही दल के है। लोगों ने इस छोटे से मुद्दे को ये देश विरोधी गतिविधियां चला करके और अरे एबीवीपी देश विरोधी गतिविधियां कहाँ पर चल रहा है? आप प्रूफ दीजिए। एबीवीपी वो देश के लिए कर रहा है, देश की जनता के लिए वो काम कर रहा है कन्हैया। और आप बोल रहे हो देश अमरजीत विरोधी। जी, विश्वास साहब, निधि और जी, ये तो जंग निधि हो जी, गया। विश्वास साहब, अमरजीत जी, एक एक करके बात करते हैं। विश्वास में चलिए, आपको मन कर रहा है बात करने का, मैं आप ही से पूछता हूँ। आप लोग लाल सलाम करते हैं? लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद की तरह कल समझाया पूरे देश को, पूरे देश की जनता ने लाइव देखा कन्हैया को कि उसने पुलिस वाले को कैसे समझाया कि लाल सलाम का मतलब क्या होता है। लाल मतलब क्रांति, सलाम मतलब सलाम, क्रांति का सलाम मतलब इनकलाब जिंदाबाद, तमाम बातें उसने की। ये लाल सलाम तब क्यों नहीं याद आया जब पश्चिम बंगाल में 25 साल तक आपकी सरकार थी? क्यों? ये लाल सलाम आपको वहां क्यों नहीं याद आया? जब त्रिपुरा में 15 साल से आपकी सरकार चल रही है, ये लाल सलाम आपको तब क्यों नहीं याद आया? याद आया विश्वास और साहब, इसलिए मुझे जब आप केंद्र में सरकार चलाते हैं तब लाल सलाम नहीं करते? क्या बीते डेढ़ में हर विश्वास साहब, क्या बीते 1.5 साल में संघ मनुवाद आया है? क्या बीते 1.5 साल में ही संघवाद आया है? क्या बीते 1.5 साल में देश में पूंजीवाद आया है? क्या बीते 1.5 साल में देश के अंदर शहीद हुए थे, भुखमरी आई है? पश्चिम बंगाल में भुखमरी नहीं है क्या? पश्चिम बंगाल में भुखमरी नहीं है? पश्चिम बंगाल में सब कुछ ठीक हो गया? जब पश्चिम बंगाल में ज्योति बाबू रहे, बुद्धिदेव भट्टाचार्य रहे, सब ठीक हो गया। त्रिपुरा में माणिक सरकार, सब कुछ ठीक हो गया। कैसा सिचुएशन था? सब कुछ ठीक हो गया। आप क्या हो रहा है? अगर सब कुछ ठीक हो गया तो ममता बनर्जी सरकार में कैसे आ गई? अरे वही क्यों 32 साल के बाद हटा के फेंक दिया सरकार? 34 साल मैं विश्वास क्यों जी फेंक के फेंक दिया? विश्वास जी से नहीं, मैं पूछना चाहती विश्वास हूँ। साहब राजनीति कर रहे हैं और मानिए आप राजनीति कर रहे हैं। इतने आप साल लोगों ने बंगाल में आप इनकी लोगों ने सरकार 9 रही। फरवरी के नाम पर राजनीति की इस देश के भीतर। दोस्ती आप सामने हो गया आपके बाद से। आज तक कंधे पर ढोने अरे वाला राइट रिक्शे राइट की का प्रथा दोस्ती है, खत्म अब नहीं सामने हुई। आ गया, सामने इसका आ गया, जवाब दीजिए समझ ना। में आ गया, मैं समझ कहती में आ हूँ गया आप आप इसका लोगों जवाब का दीजिए ना। दोस्ती। आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इतने साल तक बंगाल में सरकार हाँ। रही वाम की, वहां पर अभी- कंधे पर रिक्शा ढोने की प्रथा आज तक खत्म क्यों नहीं हुई? सुनिए, आप अगर बंगाल में इतने लाल ज्यादा- सलाम करते हैं? आप सुनिए, बताइए पे ना। गरीबी को दूर कर दिया। बंगाल में कन्हैया को बोलेंगे, कन्हैया को बोलेंगे जाके। कन्हैया को बोलेंगे जाके बेकार नारेबाजी करें। अरे आप आपत्ति हो रही मुझे है। बोलने दीजिए। बोलने दीजिए विश्वास जी को। आप त्रिपुरा में जाके आज कैंपेन करेंगे माणिक त्रिपुरा सरकार के खिलाफ? त्रिपुरा के बोलेंगे जाके लाल सलाम? बदल डालिए इस चीज को। अरे दुनिया बदलने की, देश की हालात बदलने के लिए एक एग्जाम्पल है। अच्छा। वो त्रिपुरा, अच्छा। बंगाल जो हमारे गवर्नमेंट थे, हाँ। वो जो क्यों हार एक गए? ही जगह जो क्यों हार गए 30 साल के बाद? जिधर क्यों हार गए गवर्नमेंट 30 साल के बाद? लैंड क्यों रिफॉर्म ममता हुआ, आ गई? एक भी आपकी जगह विरोधी। नहीं है इस देश का जिधर लैंड रिफॉर्म हुआ। विश्वास साहब, ये ब्लेड विश्वास गवर्नमेंट साहब, जिधर था लैंड पश्चिम रिफॉर्म हुआ। बंगाल की और क्या स्थिति पश्चिम हमको बंगाल पता है। का पर हेड आज पर कैपिटा इनकम उस लेफ्ट की क्या है? जमात क्या है आज बड़े तो बड़े? खराब हुआ गया। आज क्या है? ये बताइए ममता ना, बनर्जी बताइए और ना। मोदी बताइए ना क्या है? मोदी जी का जो बताइए ना क्या है? बहन आ गया, विश्वास मोदी जी का जो बहन आ गया, आप इससे क्या हो गया? एबीवीपी को निशाना हाँ, करते हैं जरूर राजनीति करेंगे। के लिए। आप क्यों बोलिए नहीं कि आप भी करेंगे? राजनीति कर रहे हैं। भेदभाव के जो राजनीति आप करते बोलिए हैं, आप भी इसके राजनीति कर हम रहे हैं। लड़ेंगे। भेदभाव की राजनीति भेदभाव आपने तो आपका की है। नहीं, कि निधि। एक इंसान अरे को निधि, व्यक्ति को एक विश्वास लड़के साहब, के मरने को विश्वास आप लोगों ने के पूरे बीच जंग तरीके कर से रहे हो। कौन विश्वास आप तो हर साहब। एक व्यक्ति के बीच में जाति की दीवार खड़ी करते हैं। आखिर मैं पूछती हूँ, एक लड़के के नाम पर दलित शब्द जोड़ करके आपने दलित किस प्रकार शब्द का आप राजनीतिकरण करते किया? हैं, दलित को खून कर देते हैं आप लोग। अगर लखनऊ में दलित को लखनऊ खून में कर एक देते हैं आप लड़के लोग। की मृत्यु होती है, एक मिनट, लखनऊ में माइनॉरिटी लड़के को की खून कर मृत्यु दिया। होती है, आप बोल किसी रहे हो ने ये भी बात आवाज कर रहा हूं उठाई? उसके बाद आखिरी किसी ने सवाल भी एक मयूख व्यक्ति के ऊपर आवाज उठाई उस पर? मयूख विश्वास, उस रात को बहुत तकलीफ जिसको हो 9 गई, फरवरी रोहित बोलते की हैं, मौत के अमरजीत बाद जी भी एक मिनट आपको में आपसे ही चैन पूछूंगा नहीं सवाल। अमरजीत एक मिनट, 9 फरवरी की शाम को जो सो कॉल्ड कल्चरल इवनिंग हुई जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रांगण में, जिसमें अफजल गुरु को जुडिशियल किलिंग को कल्चरल इवनिंग का रूप देकर दिखाने की कोशिश की, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। इतने दिन हो गए, आप तो इतनी सारी भीड़ थी वहां पे, इतने सारे लोग थे, सवाल मेरा आप दोनों से है, उन 6, 7, 8 लड़कों को नहीं पकड़ पाए?
2-3 लड़कियों को नहीं पकड़ पाए जो भारत के विरोध में नारे लगा रहे थे, जो मुंह पे कपड़ा बांध कर आए थे? आप लोग क्या कर रहे थे वहां पे? क्यों नहीं पकड़ा आपने उन लोगों को? अरे आप लोगों ने उनको क्यों नहीं पकड़ा? मोदी सरकार 56 इंच की छाती की तरह मोदी सरकार की आप मोदी सरकार को चलने देंगे? ऑथोरिटी जो नहीं मोदी आप ही जवाब दीजिए, आप लोग क्या कर रहे हैं? ये कौन कह रहे हैं? ये कौन कह रहे हैं? पूरा घटना का जांच ना करके जांच करे। आप लोगों ने मिलकर क्यों नहीं पकड़ा? फैब्रिकेटेड वीडियो, ये फैब्रिकेटेड है। आप सुप्रीम कोर्ट लगे, आप सुप्रीम कोर्ट लगे, आप सुप्रीम कोर्ट लगे, आप प्राइवेट लग की बात क्यों सुनेंगे? जो नारा दे रहे थे वो तो सभी को मालूम है। नहीं ये कौन लोग थे? कौन लोग थे? आप लोगों ने मिलकर देश को देशभक्ति के नाम पर लूट लिया। वीडियो था, आप लोगों ने वीडियो के साथ में छेड़छाड़ी किया। रागिनी जी, वीडियो के साथ में आपने छेड़छाड़ी किया। राजीव रंजन, अनिल बलूनी, रागिनी, राजीव रंजन, अनिल बलूनी में नहीं सम्मिलित हुए। एक मिनट, आरोप मत लगाइए आप पे। आरोप नहीं है जो आप सच है। अरे दोनों आरोप लगा रहे हैं। मेरा तो सीधा सा सवाल है, उस रात को सब मिलकर देश को तोड़ने के नारे लगा रहे थे और आप लेफ्ट और राइट कर रहे हैं। नहीं, आप दोनों को मिलकर होना चाहिए था। इस देश पे हमला होगा, जो इस देश पे हमला होगा, अगर हो ऐसा कंडेम क्या हमने कंडेम करने की बात नहीं, पकड़ना चाहिए था। पकड़ा क्यों नहीं आप लोगों ने? आप लोगों ने पकड़ा क्यों नहीं? क्यों नहीं पकड़ा आपने? किस बात की जांच हो? आपकी जांच होनी चाहिए, आपकी जांच होनी चाहिए। आपने छोड़ दिया उन लोगों को। हमने कंडेम किया, आप दोनों की जांच होनी चाहिए। कैसे है वो लोग? घटना क्या है? आप लोग को पकड़ना चाहिए था। पहले जांचो किसकी जांच हो? किसकी जांच हो? किसकी जांच हो? कौन दोषी है? जांच पुलिस कर रही है, पुलिस ने लगाए चार्जेस। और कौन जांच करेगा? जांच एजेंसी का विदेश जाएगी, जांच एजेंसी का अमेरिका जाएगी। विदेश तो जा रहे हैं, जांच एजेंसी कहाँ जाएगी? घूम रहा है। और जो सीताराम येचुरी विदेश नहीं जाते, सीताराम येचुरी नहीं जाते, जो लड़का है उनको फंसा दिया गया। आप बोलिए एक शब्द कन्हैया देश के विरुद्ध किया, एक शब्द कन्हैया देश के विरुद्ध किया, एक शब्द। मैं आगे बढ़, एक शब्द आगे बढ़ गया, मैं आगे बढ़ गया। कन्हैया वहां पर खड़े होकर के लोगों को एड्रेस करते हैं और साथ ही साथ देश के लिए एड्रेस करते हैं, जिन लोगों ने देश के विरोध में नारे लगाए मुंह बांध करके, उन लोगों को कैंपस से बाहर निकालने में कन्हैया ने साथ दिया। जब एबीवीपी के मयूख निधि, चेकिंग कराने के लिए बोला, चोरी से बाहर निकाला गया जेएनयू के गेट से। निधि आपका संगठन भी दूध का धुला नहीं है। अगर मैं मयूख से कड़े में सवाल कर रहा हूं तो आप लोगों को भी कड़वे जवाब देने चाहिए। क्यों कुछ खास लोग उस दिन अंदर पहुंच जाते हैं? क्यों कुछ खास लोगों को कैमरे में वो चीजें दर्ज होती हैं? क्यों उन लोगों को पकड़ने में आपका संगठन मदद नहीं करता है? जो एबीवीपी के लोग वहां मौजूद थे, आप मयूख को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, आप लोग भी जिम्मेदार हैं। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता रही हूँ, जिन लोगों ने वहां पर नारा लगाया, एबीवीपी कभी भी जेएनयू का जो कैंपस है वो कभी भी मारपीट या इस प्रकार का कैंपस नहीं रहा है। वहां पर जो भी गतिविधियां हुई, एबीवीपी ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन किया। आप मेरी बात सुनिए, और उसके बाद हाँ मैं बता रही हूँ, उन लोगों को जिन लोगों ने इस प्रकार के नारे लगाए, हम भी छात्र हैं, हमने भी प्रदर्शन किया। मुंह पे कपड़ा लगाकर कोई प्रदर्शन नहीं करता है। जिन लोगों ने इस प्रकार मुंह पे कपड़ा लगाकर वही प्रदर्शन करता है जिसके मन में खोज होती है, जिसके मन में चोर होता है। कन्हैया से स्पष्ट के लिए मांग किया गया, कन्हैया ने मैं बात करता हूँ, एक मिनट। क्यों निकाला? जब आई कार्ड चेकिंग की बात हुई, कन्हैया ने उस पर मोहर क्यों नहीं लगाई? और राजीव कन्हैया रंजन ने क्यों रोका प्रशासन को? अनिल बलूनी, रागिनी नायक, राजीव रंजन, मेरा सवाल आप तीनों से पहले बारी बारी से। राजीव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बिहार का रहने वाला है बेगूसराय का कन्हैया, बेगूसराय के बिहट का इलाके का है जी। वहां की क्या स्थिति हम सब जानते हैं। बिहार में किन पार्टियों ने शासन मैक्सिमम टाइम किया बीते 70 सालों में, ये भी हम जानते हैं। किस तरह की विचारधारा के लोग रहे कांग्रेस और अब आपकी पार्टी बीते इतने सालों से, और लालू यादव कुछ हद तक, जो आप दोनों के ही दोस्त हैं। बलूनी साहब के तो दोस्त भी नहीं है वो। मेरा सवाल आप दोनों से, रागिनी जी, मेरा सवाल राजीव जी आपसे है। सबसे पहले लाल सलाम कन्हैया करेगा आके, तो क्या कन्हैया को लाल सलाम लालू और नीतीश के खिलाफ नहीं करना चाहिए? राहुल गांधी के खिलाफ आके नहीं करना चाहिए बिहार के अंदर? क्योंकि वो गरीबी से आजादी चाहता है, वो बेरोजगारी से आजादी चाहता है। तो किसकी वजह से उसका परिवार गरीब है आज? देखिए, अगर बिहार की गरीबी, बिहार की बदहाली और बिहार जिस गैर बराबरी का शिकार रहा है, उसके खिलाफ भी अगर कोई लड़ाई लड़नी होगी कन्हैया जैसे नौजवानों को, तो निश्चित तौर पर सेंटर में आज जिसकी सरकार है उसके खिलाफ ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिहार लगातार
ये सरकार सेंटर 1.5 साल कैसे से मदरली ट्रीटमेंट का शिकार 1.5 साल में बिहार गरीब हो गया, सौतेले व्यवहार का 1.5 साल में बिहार गरीब हो गया, बेगूसराय में गरीबी आ गई। सुमित जी, आपका सवाल पॉलिटिकल लीडर्स, आपका सवाल मैंने क्या कहा आप समझ, मैं जो कहना चाहता हूं सुमित जी आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। मैंने ये कहा कि हमारी लड़ाई सेंटर के खिलाफ थी, और जब यूपीए के खिलाफ भी नीतीश कुमार जी ने स्पेशल कैटेगरी स्टेट बिहार के लिए मांगा था, तो सीधी वजह थी कि बिहार जो भी पैरामीटर्स है जिसके जरिए एक अविकसित पिछड़ा राज्य विकास की दौड़ में शामिल हो, तो निश्चित तौर पर बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्य में इसलिए शामिल है कि बिहार को वो वाजिब हिस्सा नहीं मिला जिन लालू यादव के साथ आज आप सरकार चला रहे हैं या जिनकी मदद की वजह से आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन लालू यादव ने बिहार के अंदर 17 साल राज्य किया। वो लालू यादव केंद्र में मंत्री रहे 10 साल तक, किसी ने सत्तारूढ़ पार्टी में रहे। नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री रहे, नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री हैं, और उस दौर के पहले बिहार में हमेशा कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही। तो ये जिम्मेदारी, अगर बिहार में गरीबी है, अगर आज किशन कन्हैया कुमार की मां बाप के पास नौकरी नहीं है, गरीबी है, तो उसका जिम्मेदार एबीवीपी, आरएसएस और बीजेपी कैसे हुई, ये समझा दीजिए मुझे, आप समझाइए। सुमित जी, मैं उम्मीद करूंगा संजीदगी के साथ आप सुनना चाहेंगे। आज कन्हैया तो एक प्रतीक है, अगर गैर बराबरी के खिलाफ, भूख और बेरोजगारी के खिलाफ कन्हैया ने अगर कोई बात कही है तो निश्चित तौर पर हम सब उसका स्वागत करते हैं। मैं आपको करेक्ट करता हूं, मैं निश्चित होकर आपकी बात सुनूंगा। जो कन्हैया दो बातें मिक्स कर रहा है। कन्हैया के अगर आप कल से लेकर अब तक के बीते 24 घंटे के जो 3 पब्लिक अपीयरेंस हुए हैं, एक रात का भाषण, एक दोपहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद ये तमाम टीवी चैनल्स को इंटरव्यू, कन्हैया कुमार गरीबी और आरएसएस इसको साथ साथ रख रहा है। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। कन्हैया ने बार बार कहा कि मैं कृषक परिवार से आता हूं, मेरी मां 3,000 रुपए कमाती है, मां से 3 महीने में एक बार बात करता हूं। पूरा इमोशनल एंगल पे जाके अपनी कहानी को अपने परिवार के जरिए उस दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल सीधा सा है, उनका परिवार अगर गरीब है आज की तारीख में और वो बेरोजगारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं अभी विचारधारा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर साफ कर दूं, अगर वो बेरोजगारी से, गरीबी से लड़ाई लड़ रहा है तो दरअसल आपसे लड़ रहा है राजीव जी, वो रागिनी नायक से लड़ रहा है, वो राहुल गांधी से लड़ रहा है। देखिए, नहीं सुमित जी, सवाल यह है कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं। बुनियादी तौर पर जो कुछ भी कन्हैया ने कहा है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विद्यार्थी परिषद को लेकर के जो आशंकाएं हैं लोगों के मन में, और जिस तरह से नौजवानों को लेकर बड़ी बातें नरेंद्र मोदी जी ने कही चुनाव में आने के पहले, भ्रष्टाचार से आजादी, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, दूसरी आजादी, अगर भूख से आजादी दिलाने की बात अगर वो कर रहा है तो वो लड़ाई केवल बिहार के लिए नहीं है। वो बालूनी जी, शालीनता का परिचय दीजिए, हुल्लड़ ब्रिगेड में शामिल मत होइए, आपकी बारी आएगी अपनी बात कहिएगा। नहीं, ये एक आदत हो गई है, आप सब विचारधारा के बजाय हुल्लड़बाजी में ज्यादा यकीन करते हैं। अगर मुझे कहने के लिए मेरे जवाब को सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। राजीव जी, आप विचारधारा जिस तरीके से एक नौजवान को जबरदस्ती राष्ट्रों के मुकदमे में फंसाने की कोशिश की, और जिस तरह से जो आपके चेहरे के तौर पर प्रतीकात्मक न्यायालय की कृपा से आप अगर विचारधारा पे बात करना चाहते हैं राजीव जी, तो विचारधारा पे सवाल कर लेता हूं। मन में जो पीड़ा है उसका सम्मान कीजिए। अगर आप विचारधारा पे राजीव जी बात करना चाहते हैं तो मैं विचारधारा पे आपसे सवाल कर लूंगा, लेकिन रागिनी जी, बालूनी जी मैं आता हूं। रागिनी जी, ये जो लाल सलाम है, दरअसल ये कांग्रेस के खिलाफ लगना शुरू हुआ था। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट की लड़ाई हुआ करती थी, केरल में कांग्रेस और लेफ्ट की लड़ाई हुआ करती थी, त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट की लड़ाई हुआ करती थी। आज उसी लाल सलाम लगाने वाले, उसी लाल सलाम की बात करने वाले कन्हैया कुमार के साथ राहुल गांधी खड़े हुए हैं। जिस इंदिरा गांधी की पूंजीवादी नीतियों का विरोध करते हुए लेफ्ट आगे बढ़ा, उन्हीं के साथ आज राहुल गांधी खड़े हुए हैं। तो राहुल गांधी के पास आइडियाज की कमी है इस देश की पॉलिटिकल स्थिति को सुधारने के लिए, या कन्हैया कुमार में राहुल गांधी अपना चे गुवेरा ढूंढ रहे हैं संजय झा के मुताबिक? सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में इतनी सहिष्णुता है, लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मान्यताओं की इतनी समझ है कि विपक्षी भी अगर उस दिशा में बात करता है जिस दिशा की ओर कांग्रेस पार्टी देश को ले जाना चाहती है, तो उसकी बात का समर्थन करेंगे। आपने सही कहा, लाल ना इस देश का रंग लाल है, ना इस देश का रंग भगवा है,
इस देश का रंग तिरंगे का रंग है, ये कांग्रेस पार्टी का मानना है। और अतिवादी विचारधारा चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी हो, वो देश का बंटवारा करती है, ये भी मानना है। पर इसी के साथ साथ कोई भी नौजवान इस देश का जो ये कहेगा कि वो उस गरीब, उस मजदूर, उस किसान, उस आम आदमी के साथ खड़ा है जिसे मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों ने हाशिए पर पहुंचा दिया है, जिसे संघ की विचारधारा केवल एक ध्रुवीकरण मोदी सरकार अभी 1.5 साल पहले आई है। तो कांग्रेस अगर इस देश में गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, रागिनी जी, तो कांग्रेस बहुत बड़ी वजह है। कांग्रेस बहुत बड़ी वजह है। सबसे ज्यादा टाइम आप सत्ता में रही करेगी। आप मुझे नहीं, ये मैंने 21 मिनट तक चुपचाप पूरा सबका भाषण सुना, ये बिल्कुल गलत बात है। अरे मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ, आप ये कह के अपना टाइम जाया कर रही हैं। मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ। हाँ पूछिए, आप पूछ लीजिए, मैं जवाब देती हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि ये मंच सवालों का है और जवाब देने का है, भाषणों का मंच नहीं है। मैंने पहले सवाल एबीवीपी से पूछा, कन्हैया के साथी बैठे विश्वास, उनसे पूछा, अमरजीत से पूछा, राजीव से पूछा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इस देश में अगर गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी है, हाँ, तो ये 1.5 साल में आई। देखिए, ये बीते 1.5 साल में आई। इस 10 साल के यूपीए सरकार के कार्यकाल में 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर हम लेकर आए। पर यह बात मैं स्वीकारती हूं कि गरीबी पूरी तरह से इस देश में खत्म नहीं हुई है और उस दिशा में बढ़ता हुआ हर कदम मंजिल के करीब पहुंचा रहा है। आपको यह समझना होगा कि ये विचारधाराओं का टकराव है और आर्थिक नीतियां देश की विचारधारा के आधार पर बनती हैं, ये भी आपको समझना होगा। इसीलिए यदि कन्हैया को लगता है कि नरेंद्र मोदी पूंजीवादी है, नरेंद्र मोदी उद्योगपतियों की जेब भरने का काम करते हैं, नरेंद्र मोदी ऐसा बजट लेकर आए जिसमें मध्यम वर्ग की कमर तोड़ी है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये इस देश के लोगों की आवाज है। आपको ये समझना पड़ेगा कि इस देश का नौजवान जो कि 18 साल की उम्र में वोट दे सकता है, उसको अधिकार है कि सामाजिक जागरूकता उसमें आए, राजनीतिक चेतना उसमें आए, ज्वलंत मुद्दों को वो उठाए और उस पर अपनी राय रखे। बलूनी जी मुस्कुराते ही रहेंगे क्या? ये जवाब आप दही आपकी है। अगर आज इस देश में कन्हैया कुमार को बीते 24 घंटे में सबसे अधिक तरीके से सुर्खियां मिल रही हैं, रागिनी जी, राजनीति ने रागिनी जी, आपने मेरे सवाल का जवाब तो दिया नहीं। आपकी तो सभा चल रही है, आप मंच का इस्तेमाल कर रही है भाषण देने में। मेरा सवाल फिर से वही है, बलूनी जी, मैं आऊंगा। सवाल का सीधा जवाब दिया है। नहीं, समस्या आप सुनिए, आपकी विचारधारा की लड़ाई में आप कन्हैया के पीछे खड़ी हो जाती हैं। कन्हैया की लड़ाई जिस गरीबी से है, बेरोजगारी में है, वहां पे आप मुंह छुपा के किनारे बैठ जाती हैं। गरीबों का दमन हो रहा है। किसने किया दमन? किसने किया शुरुआत? पूंजीवाद कौन लेके आया इस देश के अंदर? बाजारवाद कौन लेके आया इस देश के अंदर? जवाब दीजिए, जिसके खिलाफ कन्हैया लड़ाई लड़ रहा है। विश्वास साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसके खिलाफ? कांग्रेस लेके आया पूंजीवाद, बाजारवाद कौन लेके आया? नहीं, मेरे सवाल का जवाब, मैं आपकी मेरे सवाल का जवाब देंगे तो मौका दूंगा मैं। और कांग्रेस ये सामंतवाद या पूंजीवाद कौन लेके आया? कौन लेके आया? ये शासक वर्ग जो है, देश की जो शासक, नाम लीजिए ना, डरते क्यों है? वो डर क्यों? बोलिए ना। पहले न्यू लिबरलाइजेशन कांग्रेस ले आया और वही तो बोलिए ना। आज उन्हीं राहुल गांधी के साथ आप खड़े, आज उन्हीं राहुल गांधी के लिए कर रही है, माइक पे बोलते हैं कि देशद्रोह का मुकदमा हो गया। ये फैसिस्ट ट्रेंड के विरुद्ध सब पॉलिटिकल पार्टी से एक हो गया। और जो फैसिस्ट ट्रेंड आप बीजेपी चला रहा है, इसके विरुद्ध, मतलब ये विचारधारा की लड़ाई है, ये विचारधारा की राजनीतिक लड़ाई है। कन्हैया सियासत कर रहा है, कन्हैया सियासी राग लाग रहा है, ये सीधी बात है। देखिए, सियासी भाषण, सभी आप गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी के नाम पर ये आप राजनीति कर रहे हैं कन्हैया के जरिए। कन्हैया के नाम पर चेहरा मिल गया बीजेपी विरोध का। सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल इस देश के ज्वलंत मुद्दों को कैंपस में नहीं उठाना चाहिए। मिनट से बैठा हूं और अनिल बलूनी, अनिल बलूनी और उनियास साहब, भारत का बंटवारा करना क्या देश का ज्वलंत मुद्दा है? राय रखने का अधिकार ही नहीं है। निधि जी, मैं भी दिल्ली जवाबदेही आपकी भी है। वो 6-8 लड़के वहां से कैसे चले गए? आपके कैंपस में थे, आप लोग मिलकर एक नहीं पकड़ पाए लोगों को। आप लोगों की दोनों की गतिविधियों पर संदेह होता है। नहीं, कोई क्लीन चिट। जब प्रशासन से वहां पर अनिल बलूनी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। क्यों लोगों को मना करते हैं कि आई कार्ड नहीं चेक किया जाएगा उनका? निधि जी विश्वास, निधि जी, दो मेहमान और संजीव उनियाल तो बोले तक नहीं है। बलूनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। नहीं, मैं कहां बोल रहा हूं सुमित जी, मैं भी कहां बोल रहा हूं? 30 मिनट हो चुके हैं मुझे।
मैं माफी चाहता हूं हाथ जोड़ के, अगर आपको इंतजार करना पड़ा कैमरे में, राष्ट्रीय चैनल पर सबके सामने मैं आपसे माफी प्रेषित कर रहा हूं कि आपको आधे घंटे इंतजार करना पड़ा। मैं भी लेकिन इस आधे घंटे में आपको मजा बहुत आया मुझे भी 1 मिनट मिले। इस आधे घंटे में आपको मजा बहुत आया होगा, क्योंकि आपके तमाम सवाल तो मैंने पूछ लिए। लेकिन मैं आपको भी छोड़ूंगा नहीं अनिल भाई, मैं आपसे सीधे तौर पर पूछता हूं, आप क्यों अपनी विचारधारा को थोपने की कोशिश कर रहे हैं इस देश के ऊपर? क्यों ये इंप्रेशन जा रहा है कि जो बीजेपी या संघ के साथ नहीं है वो देशद्रोही है, वो देशभक्त नहीं है? ये इंप्रेशन क्यों क्रिएट किया जा रहा है अनिल बलूनी? सुमित जी, पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। आपने जो 9 तारीख से ये जो कुचक्र चल रहा था, इसको आज इसका पर्दाफाश कर दिया। जो नारे लग रहे थे कि गरीबी से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, पूंजीवाद से आजादी, आज आपने उसको साफ कर दिया कि जो लोग जिनकी गोद में आज कन्हैया बैठा है ये सबके दोषी है। ये रागिनी नायक की पार्टी है, आरजेडी है, नीतीश कुमार है, सबको आज आपने बिल्कुल बेनकाब कर दिया। इसके मैं आपका बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि जिन समस्याओं की बात की जा रही है, जो ये फर्जी नारेबाज में कवर अप, मुझे साधुवाद मेरे काम में मिल जाता है, मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे 30 मिनट नहीं बोला, सुमित जी, मैं 30 मिनट नहीं बोला, बहुत गलत बात है ये। नहीं, आज बहुत गलत बात है ये सुमित जी, मैं 30 मिनट नहीं बोला हूँ, और आप ये तरीके से डिबेट करना चाहेंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। देखिए अनिल बलूनी, आज देखिए आप अपनी पार्टी की विचारधारा को देश पे क्यों थोप रहे हैं? मैं आप 2 बात कहने के लिए मौका दीजिए, बोलूंगा। अब इसके बाद डिबेट ओपन कर रहा हूँ 8:30 के बाद, बस डिबेट ओपन। बलूनी जी, उनियाल जी के पास एक बात जाए, फिर आप आपस में बात करेंगे। ये कांग्रेस की प्रवक्ता लगातार अराजकता फैला रही हैं। राहुल गांधी की संस्कृति मत फैलाइए यहाँ पर। सुनिए सुमित जी, मैं अपनी बात जरूर कहूंगा, क्योंकि मुझे आधे घंटे बाद आप मौका दे रहे हैं, मैं जरूर अपनी बात रखना चाहूंगा। देखिए सुमित जी, कई बार क्या होता है, गलत चीजों से भी कुछ अच्छी चीजें और कुछ सुखद चीजें निकलती हैं। देखिए, जो लोग भारत की न्यायपालिका को नहीं मानते थे, जो लोग भारत की न्यायपालिका को नहीं मानते थे, और अफजल गुरु के मामले में सुमित जी, रागिनी जी, आप 21 मिनट के इंतजार के बाद आपका सब्र का बांध टूट गया था। आप बलूनी जी के 30 मिनट के बाद क्यों सब्र का बांध की परीक्षा ले रही है? संसद में अटैक हुआ, बलूनी जी बोलेंगे, बलूनी जी बोलेंगे। राहुल गांधी की संस्कृति प्लीज रागिनी जी, अमरजीत जी बोलना चाहिए। नहीं सुमित जी, कोई बोले, मैं जरूर बोलूंगा, ऐसा नहीं, मैं अपना मौका नहीं छोड़ूंगा। बोलिए बलूनी जी, आप बोलिए। बलूनी जी ऑन द स्क्रीन प्लीज, बलूनी जी ऑन द स्क्रीन प्लीज, बलूनी जी ऑन द स्क्रीन प्लीज, बलूनी जी ऑन द स्क्रीन प्लीज। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, छोटी सी बात कहूंगा। अभी रागिनी नायक देखिएगा, उसका प्रतिक्रिया उनकी देखिएगा। वहां कहा गया कन्हैया के द्वारा कि हिंदू लोग मंदिरों में जूते चोरने जाते हैं, और राहुल गांधी और में सिमिलरिटी देखिए। राहुल गांधी कहते हैं लोग मंदिर में महिलाओं को छेड़ने जाते हैं, यह सिमिलरिटी है इन दोनों के बीच में। रागिनी नायक चुप रहिए, नहीं तो मैं और बातें बताऊंगा अभी। देखिए किस तरीके की कहानी है, बुरी चीज में क्या सुखद होता है। देखिए, ये लोग भारत की न्यायपालिका को नहीं मानते थे, उपहास उड़ा रहे थे भारत की न्यायपालिका का। ये लोग कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है सजा देने वाला। आज भारत की न्यायपालिका को कह रहे हैं जमानत मिलने पर जज बनाया जा रहा है। आज इनको समझ आ रही है भारत की न्यायपालिका। देखिए सुमित जी, ये लोग भारत के टुकड़े करने की बात करते थे, भारत माता को गाली देते थे, आज तिरंगा झंडा लेके जेल में घूम रहे हैं। ये है सुखद अनुभव इस मामले में। ये मां दुर्गा को गाली देते थे, मां दुर्गा का अपमान करते थे। आज कुछ लोग मंदिर में जूता चुराने जाते हैं, की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से राजनीति देश की भलाई की तरह नहीं कर रही है, और भारत कुछ लोग प्रवक्ता की भाषा सुन लीजिए, के लिए लोगों को आरोप लगा रहे हैं का काम कर इन्हें रहे नेशनल चैनल पर। मेरे सवाल का जवाब अनिल बलूनी ने नहीं दिया। मैं एक आखिरी अटेम्प्ट करता हूँ, उनियाल साहब के पास जाता हूँ। संजीव जी, आपके सब्र के लिए मैं धन्यवाद करूंगा। इस डिबेट में मैं आखिर में आपके पास आ पाया। संजीव जी, काफी वक्त बीत गया, करीब आधा घंटा हो गया। संजीव उनियाल, आरएसएस के साथ अगर मैं नहीं हूं तो क्या मैं भारतीय नहीं हूं? क्या मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं? क्या मुझे यह मुल्क छोड़ के जाना चाहिए? संजीव उनियाल। मुखम अस्ति इति वक्तव्यम, मुंह है, जीभ दी है ईश्वर ने, तो जो मन में आए बोल दे। ये स्वतंत्रता और आर्टिकल 19 कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। मैं सिर्फ मेन स्ट्रीम पर आना चाहता हूं सुमित अवस्थी जी, बजाय ये कहने की मुझे 30 मिनट के बाद समय मिला, मुझे 21 मिनट के बाद मिला। ये 23 पेज का जो जजमेंट था हाई कोर्ट का,
ये अपने आप में अगर पढ़ा जाए 23 पेज में क्या लिखा गया, तो अपने आप में ना इसमें बीजेपी को कहना पड़ेगा कुछ, ना एबीवीपी को कहना पड़ेगा कुछ, ना आरएसएस को कुछ कहना पड़ेगा, ना कांग्रेस की मिस नायिका जी को कुछ कहना पड़ेगा और सीपीएम के किसी नेता को कुछ कहना पड़ेगा। वो अपने आप में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का विषय है, जो कि सब कुछ बताता है कि उसमें क्या लिखा गया है। उसमें इतनी डिटेल में वो जजमेंट है। और अगर हम इतने ही बड़े क्रांतिकारी हैं, मान लीजिए वन स्कूल ऑफ थॉट सेज वी आर, हम बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, तो हमने 10,000 रुपए का मुचलका क्यों दिया? और हम बहुत गरीब परिवार से हैं, और जब वापस जाते हैं जेल से तो फॉर्च्यूनर में जाते हैं 30 लाख की गाड़ी में। तो अपने आप में विरोधाभास है। हमें ये सोचना चाहिए हमें 6 महीने का अल्टीमेटम क्यों मिला। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। 2 मिनट संजीव जी, आपने मेरे सवाल, आपने कहा कि आप सीधे आते हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, अगर मैं आरएसएस की विचारधारा को नहीं मानता हूं तो क्या मैं बैग पैक कर लूं अपने, मैं भारत छोड़ दूं? आपको कभी ऐसा लगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुदेव कुटुंबकम, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वेश है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जात का, किसी भी धर्म का यहां रहने के लिए रह सकता है, क्यों नहीं रह सकता? पर वो इस मातृभूमि को अपनी भूमि माने, यहाँ पर भारत माता की जय के नारे लगाए और कम से कम अपने तिरंगे का, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का विश्वास करे उसपे। इस तरह की भावना तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं चाहता है। विचारधारा को थोप रहे हैं, ये क्यों आ रहा है मयूख जैसे लोगों के मन में या रोहित वेमुला जैसे लोगों के मन में? बता, जवाब दीजिए इस बात का। एबीवीपी ने ऐसा अभी नहीं कहा, पर आपके सामने सीपीएम ने एडमिशन किया कि वो इस तरह की भावनाओं को राष्ट्र टुकड़ों में बांटने के लिए हम तेरे टुकड़े कर देंगे, भारत माता अफजल गुरु को पूजा करना, ये सब चीजें सीपीएम की अभी एक नेता ने आपके चैनल में सबसे पहले बताया, जो इन्होंने ओपनिंग किया कि हाँ वो हमारा व्यक्ति था। 22 वर्ष के व्यक्तियों को 22 वर्ष के व्यक्तियों को आप इस तरह के एजुकेशन देते हैं, इस तरह के आचार्य वहां पर तैनात हैं, ये आपने एडमिशन किया है। और येचुरी जी उसको नेता बनाने के लिए वो कहते हैं नहीं, मैं, कन्हैया कहता है कि मैं एजुकेशनिस्ट बनना चाहता हूं, पर येचुरी जी कहते हैं नहीं, हम इसको नेता बनाएंगे, हम इसको सीपीएम का नेता बनाएंगे। तो आप इस तरह की भावनाएं और इस तरह की यात्रा, इस तरह की योजना लेकर आप कार्यकर्ताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, स्टूडेंट विंग को लगातार फर्टिलाइज करते हैं और उर्वरक का काम करते हैं, जो बहुत खतरनाक। अमरजीत जी, 23 पन्नों का जो जजमेंट रहा दिल्ली हाई कोर्ट का, बेल देते वक्त आपको लगा कि कन्हैया को बेल कम और उसको सजा ज्यादा दी है छोड़ करके? देखिए ये कोई उनके पास सबूत ना होने के बावजूद, अमरजीत जी, कोई सबूत ना होने के बावजूद पुलिस किसी को, जी हाँ बोलिए, आपने मुझसे सवाल किया है, मेरा जवाब सुन लीजिए। हेलो, मैं सुन रहा हूं। मैं ये कह रही हूं कि खुद उन्होंने माना है कि पुलिस नहीं बता पाई, कोई नारा दे पाया, आवाज नहीं जा रही उनको, पुलिस नहीं बता पाई कि वो नारा दिया, वो सबूत नहीं पेश कर पाए, ये भी उन्होंने मान लिया, डॉक्टर्ड वीडियो पेश किया गया ये भी मान लिया। लेकिन उसके बावजूद भी जो जजमेंट जिस तरीके से है, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि ये अभी शुरू की इन्वेस्टिगेटिव स्टेज है। उस इन्वेस्टिगेटिव स्टेज में भी उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं पुलिस दे पाई है। ऐसी सिचुएशन के अंदर अभी तो जो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स चलेंगे, पर मैं ये कहना चाहती हूं कि उस फैसले को भी चैलेंज करने का अधिकार होता है, जिसके बारे में हम नोटिस ले रहे हैं कि क्या हम उसका करेंगे। पर मैं 2 बात कहना चाहती हूं सीधे, वो ये कहना चाहती हूं जो आपने कहा था, आज दिक्कत ये हो गई है कि जो बीजेपी और संघ परिवार के खिलाफ बोलता है उसको डेफिनेशन देशद्रोह की दी जा रही है, और जो अपनी सारी बात और मुद्दों को साथ मिला के देश की संविधान की करता है, उसको जो है सुनने की कोशिश नहीं की जा रही। ये आपने ये कहा था कि गरीबी और आरएसएस का रिश्ता क्या है। अमरजीत जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आरएसएस का रिश्ता आपने क्वेश्चन रेज किया था, मुझे जवाब देने दीजिए। आप मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए अमरजीत जी, बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर आप और मैं एक जगह खड़े हैं और हम दोनों के अलग अलग विचारधारा के, हम एक दूसरे के राजनीतिक सियासी दुश्मन हैं, और हमारे सामने आके कोई भारत मां के टुकड़े की बात करे, भारत के खिलाफ नारेबाजी करे, तो हम लोगों को आंखें मूंद लेनी चाहिए और हम लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाएं कि ये तो तुमने भेजे हैं, ये तो तुमने भेजे हैं। हमको ये करना चाहिए? क्या हम इस तरह के नेताओं को बनाना चाहते हैं इस देश के अंदर? क्या इस तरह के छात्रों को आप अगली पीढ़ी के नेता के तौर पर देखना चाहते हैं? अमरजीत जी, हम पहले भी कह चुके हैं और आज भी कह रहे हैं,
हम किसी तरीके से एंटी नेशनल, एंटी इंडियन स्लोगन्स को जस्टिफाई नहीं करते। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि शुरू से एबीवीपी मौजूद थी, कन्हैया 1.5 घंटा बाद पहुंचा था, ठीक है, बिल्कुल। तो इसलिए वहां जितनी जिम्मेदारी एबीवीपी की थी उतनी ही कन्हैया की आप पैरवी कर रही हैं, वकालत कर रही हैं। अरे दीदी एक मिनट, मेरी तो सवाल 1.5 घंटे के बाद अमरजीत पहुंचा। जी, पुलिस वहां शुरू से मौजूद थी, अमरजीत जी, सीआईडी वहां शुरू से मौजूद थी, एबीवीपी वहां शुरू से मौजूद थी। इमीडिएट कॉग्निजेंस लेके उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा? जी, आप मेरा आप ही की बात का जवाब है। आपको नहीं लगता कि कन्हैया जिस उमर खालिद की बात कर रहा है, कन्हैया जिस अनिर्बान की बात कर रहा है, जिनके साथ वो चेहरे खड़े दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों को मिलकर एबीवीपी के साथ मिलकर उन 66 लोगों को पकड़ लेना चाहिए था। सत्ता को आपको लगता है कि कन्हैया ने अच्छा किया, मयूख ने अच्छा किया, उन लोगों ने अच्छा किया, उन लोगों को पहचान ना करके? आप मेरी बात सेंटेंस तो पूरा होने दीजिए, मेरा सेंटेंस पूरा होने दीजिए कि जो लोग मास्क में थे, सरकार को मालूम है, होम मिनिस्ट्री को मालूम है, पुलिस को मालूम है, ये इसलिए नहीं पकड़ रहे कि इनको पीडीपी के साथ सरकार बनानी है जम्मू कश्मीर में। अब आप राजनीति कर रही हैं उनको। आप अगर आप पकड़ के उनको पुलिस के हवाले कर देती, मीडिया के सामने ले आती, बीजेपी को एक्सपोज कर देती, बीजेपी को एक्सपोज कर देती कि पीडीपी के चक्कर में कर रहे हैं, ये क्यों नहीं किया? एबीवीपी को छोड़कर बाकी बाकी सारे संगठन वहाँ क्या कर रहे थे? इस बात को उत्तर दीजिए ना। अगर एबीवीपी नहीं पकड़ा तो बाकी सारे बाकी संगठन क्या कर रहे थे वहाँ पर? उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा? हमने बार-बार एक ही बात बोल रहे हैं। एबीवीपी के लोग हैं वो, एकदम एबीवीपी के लोग हैं वो। पहले प्रूव हो चुका है। आप लोगों ने पहचान बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ, भैया वो वीडियो प्ले कर रहे हैं प्रोड्यूसर साहब, मैं आपको बता रही हूँ, मास्क लगाए लड़के, मैं मयूख साहब पहचानेंगे लाइव टीवी पर उसको कौन लोग हैं वो जानते हैं एबीवीपी के लोग हैं। आप पहचान के नाम बताइएगा उन्हें कौन कौन है, ताकि मैं बता सकूं देश की जनता को कि मयूख विश्वास ने कहा है, सभी को मालूम है। आप बताइए, नाम बता दीजिएगा ना, किसने निमंत्रण दिया? आप बताइए कौन लोग हैं, कौन लोग पहचानिए, किधर से आया? पहचानिए ना, पहचानिए। आपने उससे बोल रहे हैं, क्या पता किधर आप जोर से बोल रहे हैं, आप किधर से ले आए हो? हम कहां से लाए? आपको पता है बाहर के लोग आए हैं। अमरजीत जी, अमरजीत जी, देखो एक बात, ये देखिए ये कौन से किस पार्टी के लोग हैं? किसने किस बुलाया? पार्टी के लोग हैं बता दीजिए। बताओ ना, आप स्पष्ट करिए ना। उमर खालिद दिखाई दे रहा है आपके साथ, वो देखिए उमर खालिद दिखाई दे रहा है, सारे के सारे वामपंथी, वो देखिए उमर खालिद दिखाई दे रहा है। इनको दिक्कत थी, इन नारों से दिक्कत थी, तो इन्होंने क्यों नहीं हटाया इन लोगों को? अमरजीत जी, रागनी जी बोलना चाह रही है। अमरजीत जी, मेरा सवाल आपसे, अमरजीत जी, करके क्या उसमें डालने की कोशिश की है? अमरजीत जी, मोदी जी से मांगिए। अमरजीत जी, मैं मोदी जी से जवाब मांगूंगा, उनसे मांगिए। लेकिन बीते 30 सालों से पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार रही? पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति आज की? और पश्चिम बंगाल से गरीबी दूर हो गई? अमरजीत जी, पश्चिम बंगाल से देखो ये देश जो चल रहा है, ये पूंजीवाद नहीं है, चल रहा है। पश्चिम बंगाल में देश की बाहर नहीं है, देश की बाहर नहीं है पश्चिम बंगाल, लेकिन बावजूद भी पश्चिम बंगाल में जो काम लेफ्ट फ्रंट ने किया वो एक एग्जाम्पल है। और देखिए मैं और बार फिर बोल रहा हूँ, लैंड रिफॉर्म लेकर फासीवादी रास्ता ले आएंगे, ये संभव नहीं है। ये जर्मनी और इटली नहीं, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की एंशिएंट सिविलाइजेशन को कोई भी कोशिश करे तो बर्बाद करे नहीं हो सकता। पूरे टाइम बोलेंगी कंपोजिट कल्चर का नेशन है। अरे अनिल बलूनी, अनिल जी आप जवाब दीजिए ना, सुन रही है आपकी आवाज आ रही है, राजनीति जी वेट कर रही है। चलेगा ये लेफ्ट राइट और सेंटर की नई संविधान की परिभाषा। जिनको इतना सलीका नहीं है, बोलने में लगे हैं। आप लोग इतने दिनों से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आप मेरा एक उपकार कीजिए हमारे ऊपर, अपने दर्शकों को उपकार दीजिए। अनिल बलूनी जवाब दीजिए। आप अनिल बलूनी जवाब दीजिए, आप लेफ्ट की विचारधारा से क्यों डरते हैं? तिरंगा झंडा नहीं, आप वामपंथी विचारधारा से क्यों डरती है आपकी पार्टी? जवाब दीजिए। विचारधारा समाप्त हो चुकी है, यह विचारधारा पूरे विश्व से समाप्त हो चुकी है। जो देश की जनता लेफ्ट को भूल गई थी, आपने जेएनयू के जरिए, हैदराबाद के जरिए उसको जिंदा कर दिया। कांग्रेस ने इस देश को अरविंद केजरीवाल के तौर पर एक नेता दिया और आप कन्हैया कुमार के तौर पर एक नेता देके जा रहे हैं। हम लेफ्ट लड़ेंगे। जवाब दीजिए अनिल बलूनी। भाई सुमित जी,
अनिल बलूनी, आपने एक नेता दे दिया देश गरीबी और आरएसएस का गहरा रिश्ता अरे है। बोले तो दीजिए भाई, गरीबी आप बोलने नहीं देंगे कोई लोग तो कैसे चलेगा। देखिए ये विचारधारा तो लुप्त प्राय है, ये विचारधारा समाप्त हो चुकी है, इससे डरने की आवश्यकता किसी को नहीं है। सुमित जी आप अपने दर्शकों पे उपकार करेंगे, अगर जजमेंट की एक पैरा पढ़ देंगे, अगर एक पैरा जजमेंट का पढ़ देंगे तो उपकार करेंगे अपने दर्शकों पे। अपने दर्शकों को बता दीजिए कि हाई कोर्ट ने क्या कहा है, अपने दर्शकों को बताइए कि हाई कोर्ट ने क्या कहा है। कन्हैया को जोड़ रहे हो तो लेफ्ट तो पूरा लेफ्ट का आइडियोलॉजी से आप तो जड़ रहे हो। इनकी विचारधारा अनिल बलूनी, डरते तो आप हैं, तभी तो अनिल आप बलूनी और लोग निधि, अनिल जिस बलूनी, तिरंगे को अनिल जेल में हम बलूनी, जलाते हैं उसी तिरंगा तिरंगे क्या? को दूसरी तरफ मयूर, कर दीजिए आप। मयूर, निधि एक- हम संविधान को मानते हैं। अरे मयूर, ये देश का नेशनल फ्लैग, हमारा भी नेशनल फ्लैग है, ये हमारा भी नेशनल फ्लैग है। न्यायपालिका को चैलेंज दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज दे रहे थे, आज वहीं पर आप उसी देश में जहां तिरंगे को जला रहे थे, कौन तिरंगा को जला रहा था? कौन तिरंगा को जला आप रहा था? जलाए, बागपत में जलाए वहां पर। ये कौन बता रहा है? ये हम तिरंगा को जला रहा था। आप पटना में जाके एक बात भी नीतीश नहीं कुमार हुआ, के खिलाफ नहीं लाल हुआ। सलाम करेंगे, नीतीश कुमार लालू जी के खिलाफ लाल देखिए, सलाम करेंगे। एक दो बात हाँ या ना में, हाँ या ना में जवाब दीजिए। एक बात नहीं है, ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। सामंतवाद हाँ में पूंजीवाद ना के विरुद्ध, सामंतवाद पूंजीवाद के विरुद्ध हमारा जंग है। आप और ये जंग पटना में जाके करेंगे, जहाँ के बेगूसराय का रहने वाला है कन्हैया, सुनिए बोलेंगे जिधर बोलेंगे जेडीयू के खिलाफ, जो शोषण बोलेंगे हो रहा है, जेडीयू के खिलाफ, जिस जगह आप जवाब नहीं दे रहे, आपके मन में चोर है, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे, आप बोलिए ना। नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव आज जनता के विरुद्ध जाकर जा रहा है, जो भूखमरी उधर भी चल रहा है, आप जो करेंगे शोषण वहां कर रहा है। जाके? हाँ जरूर करेंगे लाल सलाम, क्यों नहीं करेंगे? अगर शोषण उधर हो रहा है और शोषण के विरुद्ध हम लड़ेंगे, उधर हर जगह लड़ेंगे, दुनिया के हर कोने में समर्थन क्यों ले रहे हैं? राजीव रंजन, ये आपके खिलाफ भी नारेबाजी करेंगे, आपके खिलाफ भी लाल सलाम के नारे लगाएंगे। आप लोग भी शोषण कर रहे हैं, शोषण के विरुद्ध, सामंतवाद के विरुद्ध, पूंजीवाद के राजीव विरुद्ध रंजन, हम लाल सलाम, ये कैसी एक सवालों पर असहमति है, लेकिन आज देश का जो हालत हुआ है, सुन लीजिए ना, आज देश का जो हालत हुआ है, बीजेपी और आरएसएस वाले बीजेपी और आरएसएस वाले का बिहार में आप जेडीयू 10 पर सवाल खड़े वर्षों कर रहे हैं, में जो राजीव रंजन जवाब दे रहे हैं, सुनिए ना सफलता उनको। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में बिहार में मिली है, लगातार जीडीपी में अव्वल ग्रोथ रेट बिहार का रहा है, और बिहार ने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के तमाम क्षेत्रों में केंद्र के सहयोग के बाद भी पूछिए लालू प्रसाद यादव भी बेल पर थे, और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, बेल होने से सवाल पर नहीं होता है। कन्हैया को लड़ाई लड़नी होगी सेंटर के खिलाफ, सेंटर और स्टेट के जो राजीव रिश्ते रंजन हैं जी, उनको लालू नए सिरे से प्रसाद भी define बेल पर हो करके गए लड़ना थे। होगा। लालू जो प्रसाद 5 बेल ईयर पे प्लान में सजा बिहार हुई, जैसे निर्दोष राज्यों नहीं के थे ना। साथ बेईमानियां होती रही हैं, उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जो फिनांस कमीशन के अवार्ड्स हैं, उसमें जो बिहार के साथ बेईमानी है, उसके सवाल पर लड़ना ये पड़ेगा। सारी बेईमानी अभी स्पेशल 1.5 साल में हो रही है। स्टेट के लिए लड़ना उसके पड़ेगा। पहले बेगूसराय और मैं के समझता हूं बीहड़ लड़ने के उस लिए घर बहुत के सारी अंदर चीजें हैं, कन्हैया के लेकिन घर में सब सेंटर कुछ ठीक के चल रहा था। सेंटर के राजीव खिलाफ जी, लड़ना पड़ेगा। जब आपकी और सरकार अनिल थी, बलूनी जी तब क्या सब ठीक बोलेंगे? चल रहा था। इनकी सरकार जब ने आपके नौजवानों को मुख्यमंत्री रह गए, ठगा, अरे लालू प्रसाद दलितों को को ठगा, बेल हुआ था ना, फिर अल्पसंख्यकों सजा को हुई ना। ठगा, बिहार लालू को प्रसाद ठगा, जेल गए बिहार ना। देश के तमाम आप यही यही तो कह रहा हूं। सिस्टम जो है देशभक्ति के नाम पर ये जो सरकार है, ये जो सरकार है, जो नीति और जारी कर रहा है, ये जो नीति चालू कर रहा है, वो पूंजीवाद रागिनी जी, रागिनी जी, गैर बराबरी के पूंजीवाद की हायत चल रहा है। रागी नायक, खिलाफ क्या कांग्रेस को सामने निकला क्या है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता संजय झा की बात से आप सहमत हैं कि उनको कन्हैया कुमार में शे गुवेरा दिखाई देता है? आप मानती हैं कि उनको राहुल गांधी में शे गुवेरा नहीं दिखता है, लेकिन कन्हैया कुमार में दिखाई देता कन्हैया है? का भाषण भैया कन्हैया भी अफजल को गुरु मानता है और नहीं, चिदम्बरम नहीं, भी नहीं, मानते आज भी हैं, बोला, नहीं। चिदम्बरम भी अफजल को सिख मानते अरे हैं। भाई आप बलूनी जी बीच में बोल रहे हैं, इस तरह से आप बोल रहे हैं। चिदम्बरम जी ने कहा ना रागिनी कि जी आप अफजल बोलिए, को फांसी रागिनी लगाई जी आप है। बोलिए, रागिनी जी ऑन द स्क्रीन, कांग्रेस पार्टी ने कहा है रागिनी कि जी ऑन द अफजल गुरु की स्क्रीन। फांसी से कन्हैया कुमार शे गुवेरा हैं, कांग्रेस पार्टी की राय यही है जो संजय झा ने कहा अपने ट्वीट में। रागिनी, राहुल गांधी में शे गुवेरा नहीं दिखता है, लेकिन कन्हैया कुमार में कांग्रेस पार्टी को दिखता है। जवाब दीजिए इस बात का, देश जानना चाहता है आपसे। आप देखिए, ट्वीट जो भी व्यक्ति करता है वो लिखता है माय ट्वीट्स आर पर्सनल। तो कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि कन्हैया जेएनयू एसयू का अध्यक्ष है,
एक प्रतिभाशाली होनहार छात्र नेता है और यदि उसमें एक अच्छा नेता बनने की संभावना है तो उसे आगे बढ़ने से रोकना नहीं चाहिए। पर एक बात अगर आपने कन्हैया की स्पीच एक और आपके नेता है रागिनी जी, दिग्विजय सिंह वरिष्ठ नेता है, राहुल गांधी के फोकस में है। वो कहते हैं ट्वीट करके, अरे सुन तो लीजिए आप मेरी बात, वो कहते हैं ट्वीट करके कि अरे कन्हैया कुमार का भाषण सुनिए। आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी का भाषण सुनिए, वो कन्हैया कुमार की पैरवी करते हैं। तो ये कांग्रेस क्या है क्या इसके पीछे, कन्हैया कुमार के पीछे? राहुल गांधी जी का भाषण उन्हें राहुल गांधी जी के भाषण को वो खुद आगे बढ़ाते हैं, हम सब खुद आगे बढ़ाते हैं, पूरा देश संसद लाइव चलती है सुन लेता है। अगर एक व्यक्ति ने किसी और छात्र नेता का भी भाषण आगे बढ़ाने की बात की तो आप गलत आशय निकाल लेंगे। गलत आशय का निकाल रहा हूं, आशय गलत ना निकले इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। जो देश को विभाजित करने वाली राजनीति है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और कन्हैया जैसा हर छात्र, हर अफजल गुरु को गुरुजी बोलेंगे और कहाँ खड़ी है आपकी पार्टी? आपको स्वीकारेंगे अफजल गुरु की बात अरे आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? मेरा आइकन नहीं है, अफजल गुरु आदर्श नहीं है, आपके लोग भी सही। रागिनी जी मैं आपको याद दिलाऊं, रागिनी जी मैं आपको याद दिलाऊं, संजय झा के ट्वीट पर्सनल हो सकते हैं, दिग्विजय सिंह के ट्वीट्स पर्सनल हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के मंच पे बैठकर कांग्रेस का मीडिया सेल के प्रभारी अफजल गुरु जी बोले वो जायज है, वो जायज है? वो कांग्रेस की औपचारिक लाइन नहीं है क्या? बीजेपी ये सवाल आपसे क्यों ना करे रागिनी नायक? मानवीय है, हमारे देश का राष्ट्रवाद हर तबके, हर गुरु जी बोलेंगे अफजल गुरु के व्यक्ति को साथ लेकर चलता है। आप क्या परिभाषित करेंगे? रागिनी नायक जी बार सम्मान है आपके पास, आतंकवादियों के लिए कितना सम्मान है आपके पास? आपको तो मिला रही है रागिनी जी, आप विचारधारा और गरीबी को मिला रही है। मैंने गरीबी पे अलग डिबेट करने की कोशिश की, आप विचारधारा पे आ गई क्योंकि कन्हैया कुमार की विचारधारा की लाइन आपको सूट करती है। कन्हैया कुमार की गरीबी और बेरोजगारी की बात आपको सूट नहीं करती है तो आप उसका जवाब नहीं दे रही है। इस देश में अगर गरीबी है तो बीते 1.5 साल में आई के अंदर, इस देश में अगर भुखमरी है, बेरोजगारी है तो किसकी वजह से? मैंने आपको 10 बार जवाब दिया, किसकी वजह से? बीते 1.5 साल में आई रागिनी जी। इस देश में मनरेगा आप लेकर आए थे, फूड गरीबी दूर हो गई, गरीबी दूर हो गई। कन्हैया कुमार को समझाया जाके आपने कि पढ़ाई करे, मनरेगा के जरिए काम करे, पढ़ाई करने में ध्यान दे, करियर बना, अपने माँ बाप का खर्चा पाले, राजनीति करने में आप उसको उकसा रहे हैं। मेक इन इंडिया फ्लॉप हो रहा है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिर रहा है, आपको वो नहीं दिख आया? 1,76,000 करोड़ का घोटाला भी याद है मुझे, सीएजी की रिपोर्ट भी याद है मुझे, 2G भी याद है मुझे, एंट्रिक्स भी याद है मुझे, कॉमनवेल्थ भी याद है मुझे। कोई किसने किया? हो रही है रागिनी नायक जी, ये राहुल गांधी के आंकड़े कहां से लेके आ रही हो आप? कौन से स्कूल से पढ़ रहे हैं आप? कांग्रेस के प्रोफेसर अनार पटेल के भ्रष्टाचार पे डिबेट क्यों नहीं कर रहा मीडिया? कौन से स्कूल से क्यों पढ़ रहे हो? नहीं बता रहा आप है अपने आंकड़ों को ठीक कीजिए। अरे किस सीएजी की रिपोर्ट में आया अनार पटेल का नाम बताइए ना, किस सीएजी की रिपोर्ट में अनार पटेल का नाम, क्या सोर्स और जानकारी है बताइए? कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट लाकर दीजिए। किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? किसने जांच की? किस जांच में आया? उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेंगे डिबेट? आप कागज लेके आएंगे ना, आप रिपोर्ट लेके आएंगे ना, जांच कमेटी बिठाइए ना, आप बिठाएंगे ना, आप धरना दीजिए ना जंतर मंतर पे जाके। कमाल की बात है, धरना दीजिए जाके जंतर मंतर पे, सरकार पे प्रेशर क्रिएट करिए। जैसे अन्ना हजारे ने आपको मूवमेंट पे साथ खड़ा कर लिया था, आपको कमेटी बनानी पड़ी थी, आप मूवमेंट खड़ा करिए ना गुजरात सरकार के खिलाफ। इतने बड़े विवाद पर आप इस बात का जवाब दीजिए अनिल बलूनी। भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी कोई साफ नहीं है। रागिनी जी मैं माफी चाहता हूं, 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार है जो सोनिया रागिनी जी, निधि जी, विश्वास साहब, राजीव जी, संजीव जी से खास तौर पर माफी, दोबारा नहीं आ पाया। लेकिन कुल मिलाकर इस देश में एक नया नेता उभर आया है, इसका नाम है कन्हैया कुमार। पर इस छात्र जीवन में एक नए नेता को उभरना, क्या विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जरूरी है या नेता बनना जरूरी है? सोचिएगा जरूर। आपका बेटा होता तो आप क्या करते? हमारा आज का सवाल था कि क्या कन्हैया के बहाने विपक्ष केंद्र के खिलाफ माहौल बनाने में कामयाब हो पाएगा? हजारों की संख्या में आपके एसएमएस हमको मिले हैं। 30% लोग हाँ बोलते हैं, 70% लोग नहीं में जवाब देते हैं। और यही सवाल हमने ट्विटर पर भी पूछा। ट्विटर पोल
आपके सामने नतीजे हैं कि क्या कन्हैया के बहाने विपक्ष केंद्र के खिलाफ माहौल बनाने में कामयाब हो पाएगा। 29% हाँ बोलते हैं, 71% नहीं बोलते हैं। मोटे तौर पर बड़ा दर्शक वर्ग ये कह रहा है कि विपक्ष इसके नाम पर, कन्हैया के नाम पर कोई माहौल बना पाएगा सरकार के खिलाफ, ये ऐसा नहीं उनको लगता।